गुड इवनिंग दोस्तों। आज है 13 नवंबर और आज हम लोग देखेंगे बिहार के आदिवासी विद्रोह। जैसा कि हम कल ही बता चुके हैं कि आदिवासी विद्रोह दैट मीन्स जनजातीय विद्रोह, इससे संबंधित जो है प्रश्न बिहार में बीपीएससी, बिहार एसआई आदि एग्जामों में जो है पूछा जाता है। तो आपको इस चैप्टर को अच्छी तरह से जो है पढ़ना है। और हम कल ही बताए थे कि हमने एडिटेरिया के अंतर्गत जो है वो जनजातीय विद्रोह कर चुके हैं, लेकिन कुछ ऐसे जनजातीय विद्रोह हैं जो कि एडिटेरिया में नहीं दिया गया था। हालांकि जब पढ़ा रहे थे, बता रहे थे, तो उसमें उसको इंक्लूड किए थे, लेकिन इसके बारे में डिटेल्स में जो है आज हम लोग चर्चा करेंगे बिहार के जनजातीय विद्रोह के बारे में। और ये भी आपको बता दें कि अगर आप लोग बीपीएससी का एग्जाम दे रहे हैं तो आप लोग बिहार स्पेशल में आधुनिक बिहार अच्छे से पढ़ के जाएं। उसके बाद जो है बिहार हिस्ट्री वाले पोर्शन में बिहार की संस्कृति जो है, जिसके अंतर्गत आपको जो है जितने भी खनन से प्राप्त हुए हैं वो, उसके बाद जितने भी कलाकृतियां हैं वो, ये सब जो है आपको, और कलाकृतियों के साथ साथ पेंटिंग, ये सब जो है आपको पढ़ लेना है। इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, खासकर आधुनिक बिहार के इतिहास से। अगर आप एंशिएंट और मिडेवल बिहार का इतिहास ना भी पढ़ सकें, लेकिन आप मॉडर्न बिहार का इतिहास जरूर पढ़ के जाएं, और उसमें भी आदिवासी विद्रोह को तो एक बार जरूर देख लें। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आदिवासी विद्रोह के अंतर्गत बिहार में जो है हो, मुंडा, कोल, भूमिज, संथाल, ताना भगत बिहार के महत्वपूर्ण जनजातीय विद्रोह के अंतर्गत आते हैं। ब्रिटिश शासन की अवधि के दौरान जनजातीय विद्रोह ज्यादातर स्थानीय, छिटपुट और असंगठित थे। आदिवासी लोग आदिवासी भूमि पर अंग्रेजों के कब्जे या बाहरी लोगों के उनके हस्तांतरण या उनके वन अधिकारों के हनन के खिलाफ जो है ये विद्रोह किया था। तो किन किन मुद्दों को लेकर किया था ये जनजातीय विद्रोह हुआ था, वो भी आपको याद रखना है। और जो स्पेसिफिक जो मेन में पूछा जाता है उसको भी हम मोटे तौर पे आप लोगों को अभी बताएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग नोनिया विद्रोह से संबंधित। पहला विद्रोह जो कि बिहार में जो है हुआ था, उसमें नोनिया विद्रोह का महत्वपूर्ण भूमिका है। नोनिया विद्रोह 1700 से 1800 में उन जगहों पर हुआ जहां पर सोडा का निर्माण किया जाता था, अर्थात हाजीपुर, तिरहुत, सारण और पूर्णिया। इन डिस्ट्रिक्ट का जगह का नाम आप लोग ध्यान में रखेंगे। इन जगहों पर नोनिया विद्रोह हुआ था। सोडा का उत्पादन बिहार में नोनिया नामक जातियों द्वारा किया जाता था। सोडा का उपयोग मुख्य रूप से विस्फोटक के उत्पादन में किया जाता था, लेकिन सोडे की बिक्री पर जो है अंग्रेजों ने क्या किया, या ईस्ट इंडिया कंपनी ने प्रतिबंध जो है लगाना शुरू कर दिया। दैट मीन्स कि अब जो है ईस्ट इंडिया कंपनी का कहना ये था कि सोडों का व्यापार सिर्फ अंग्रेजों से करे नोनिया जाति, अपितु डच, फ्रेंच, पुर्तगाली इन सब से जो है नहीं करे। तो इससे क्या होने लगा कि नोनिया जातियों को हानि होने लगी। अब जो है नोनिया जाति ने क्या किया, चोरी छुपे सोडे का व्यापार करने लगे अन्य लोगों से भी। अतः क्या किया कि अंग्रेजों ने इस पर टैक्स ज्यादा लागू कर दिया और साथ ही साथ जो है प्रतिबंध भी लगाने लगा। इससे जो इसका शोषण बढ़ा और इन लोगों ने विद्रोह कर दिया, नोनिया जातियों ने, और इसी विद्रोह को हम लोग नोनिया विद्रोह कहते हैं। अब आते हैं ये जगह, और इस भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। अब दूसरा विद्रोह है बिहार में सन्यासी विद्रोह। हालांकि सन्यासी विद्रोह जो है
ये बंगाल और वर्तमान में बांग्लादेश से शुरू हुआ था, किंतु यह जो है आपको पूर्णिया आदि क्षेत्रों में भी देखने को मिलेगा। बिहार में ये जो है 1762 में बंगाल से शुरू हुआ और 1774 तक ये जारी रहा। इसकी शुरुआत सन्यासी हिंदू संत और मुस्लिम फकीरों ने किया था। ये भी आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि इस तरह का स्टेटमेंट के माध्यम से जो है प्रश्न पूछ लिया जाता है कि सन्यासी विद्रोह में सिर्फ भारतीय हिंदू सन्यासियों ने भाग लिया था, एक स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट है इनमें सन्यासी हिंदू और मुस्लिम फकीरों ने भाग लिया था और ये बंगाल बिहार क्षेत्र में हुआ था। तो कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो स्टेटमेंट हो जाएगा 2 और 3 सही है। तो इस तरह से जो स्टेटमेंट बीपीएससी में आजकल प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो आपको प्रश्न का जो ढांचा चेंज किया गया उसके अनुरूप आपको सोचना पड़ेगा, तभी आप क्वेश्चन कर पाएंगे। तो आगे चलते हैं। वे अपना अधिकार स्थापित करने के लिए ब्रिटिश शासन के खिलाफ एकजुट हो गए। उन्होंने ढाका में अंग्रेजी कारखानों पर कब्जा कर लिया। बिहार के सारण, पूर्णिया, तिरहुत क्षेत्र में इस विद्रोह का जो है केंद्र छोटा छोटा केंद्र था। मुख्य रूप से पूर्णिया था, सारण, तिरहुत भी आप लोग ध्यान में रखेंगे सन्यासी विद्रोह का। अब हम लोग आते हैं तमार विद्रोह की बात करें। तमार जो है आदिवासी समूह, उरांव, मुंडा, हो, कोल समूह विदेशी ब्रिटिश सरकार के खिलाफ एकजुट हो गए और यही एकजुटता जो है 1789 ईस्वी में ओराव जनजाति द्वारा शुरू किया गया एक विद्रोह का रूप ले लिया। बाद में अन्य आदिवासी समूहों विद्रोह में शामिल हुए। इन विद्रोह का मुख्य केंद्र जनजातीय की कृषि व्यवस्था पर प्रतिबंध था, जिससे इन लोगों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति प्रभावित हुई। इन विद्रोह का नेतृत्व तमार क्षेत्र के भोलानाथ सहाय ने किया था। इस आंदोलन को 1832 में अंग्रेजों ने दबा दिया और तमार क्षेत्र पर कब्जा कर लिया गया। चूंकि इस विद्रोह का जो है नेतृत्व तमार क्षेत्र के भोलानाथ सहाय द्वारा किया गया, इसलिए इस विद्रोह को जो है तमार विद्रोह कहा जाता है। लेकिन इसमें जो जनजातीय भाग लिया था वो उरांव, मुंडा, हो, कोल, इन सब जनजातियों ने मिलकर इसमें भाग लिया था। और इसलिए भाग लिया था क्योंकि जो कृषि व्यवस्था थी, जनजातियों की कृषि पद्धति थी, उस पर जो है अंग्रेजों ने प्रतिबंध लगाया था और उसकी सामाजिक आर्थिक ढांचा को भी प्रभावित किया था। सामाजिक रूप से जो है ये लोग क्या कर रहे थे कि उसके समाज में जो विभिन्न प्रथाएं थी उस पर जो है प्रतिबंध लगाया जा रहा था। आगे देखते हैं हम लोग चेरो विद्रोह। चेरो विद्रोह जो है कंपनी ने चूड़ामन को चेरो के राजा के रूप में रखा, जो लोगों से भारी कर लेता था। चूड़ामन ने किसानों, आदिवासी और गरीब ग्रामीणों का शोषण किया, जिसके कारण राज्य में गुस्सा और अशांति थी। चेरो ने 1800 ईस्वी में सरदार भूषण सिंह के नेतृत्व में विद्रोह की शुरुआत की। जल्द ही इसे अंग्रेजों ने दबा दिया। तो चेरो विद्रोह जो है मुख्य रूप से होता क्या है कि चेरों को जो है चेरों का राजा चूड़ामन को बनाया गया। किसके द्वारा? तो कंपनी के द्वारा बनाया गया। और ये जो है टैक्स ज्यादा लेने लगा, कर ज्यादा वसूल करने लगा और किसानों और आदिवासियों का जो है शोषण करने लगा। इसलिए जो है चेरों ने विद्रोह कर दिया। तो आपको यहाँ पर 2 तथ्य रखना है। चेरो विद्रोह 1800 ईस्वी में प्रारंभ होता है और सरदार भूषण सिंह के नेतृत्व में जो है ये विद्रोह चलता है। ये 2 तथ्य जो है आपको याद रखना है। आगे देखते हैं हो और मुंडा विद्रोह। हो और मुंडा विद्रोह ये छोटा नागपुर के हो और मुंडा जनजातियों द्वारा 1820 से 1822 में कंपनी की सेना के खिलाफ विद्रोह किया गया था।
और यह विद्रोह दोबारा 1831 में किया गया और 1837 तक यह विद्रोह चला। दैट मीन्स कि हो और मुंडा विद्रोह 2 चरणों में जो है चलता है, 1820 से 22 और 1831 से 37 के बीच में। इस विद्रोह में होता क्या है, ये विद्रोह जो है सिंहभूम क्षेत्र में होता है और ये विद्रोह राजा प्रहात के अधीन ब्रिटिश शासकों, स्थानीय साहूकारों और जमींदारों के खिलाफ विद्रोह होता है। किसके राजा प्रहत और ब्रिटिश शासकों, स्थानीय साहूकार और जमींदारों के विद्रोह विरुद्ध होता है। और किस क्षेत्र में होता है, सिंहभूम क्षेत्र में होता है। बाद में अंग्रेजों द्वारा सिंहभूम पर कब्जा कर लिया जाता है और ये विद्रोह जो है समाप्त हो जाता है। अब हम लोग आते हैं बहावी आंदोलन के बारे में जानते हैं। बहावी आंदोलन जो है ये मुख्य रूप से रायबरेली के सैयद अहमद ने इसकी स्थापना की थी। इस आंदोलन की स्थापना 1829 ईस्वी में सैयद अहमद ने की थी, जो कि रायबरेली से संबंधित थे। इसके बारे में भी हम हालांकि डिटेल्स में चर्चा कर चुके हैं एडिटोरिया में। इसमें कुछ इम्पोर्टेंट तथ्य जो कि हम वहां पर नहीं बता सके थे टाइम के बाउंडेशन के कारण, उसको हम आपको बता दें कि बहावी आंदोलन एक इस्लामिक पुनरुत्थानवादी आंदोलन था, जिसमें गैर इस्लामिक प्रथाओं को समाप्त करके इस्लाम को शुद्ध करने का प्रयास किया गया। ये आप देख सकते हैं कि ये गैर इस्लामिक प्रथाओं को समाप्त करके इस्लाम को शुद्ध करने की प्रयास जो है बहावी आंदोलन में किया गया। इस आंदोलन का उद्देश्य भारत में दारुल इस्लाम की स्थापना करना था। तो दारुल इस्लाम क्या होता है ये भी आप लोग जान लें। दारुल इस्लाम, दारुल इस्लाम, दारुल इस्लाम का अर्थ होता है ऐसा इलाका जहां इस्लाम का शासन हो। दैट मीन्स ऐसा इलाका जहां इस्लाम का शासन हो, ये होता है दारुल इस्लाम। वहीं पर एक और आप लोग नाम सुने होंगे, दारुल हर्ब। क्या, तो दारुल हर्ब, दारुल हर्ब होता है वैसा क्षेत्र जहां की गैर मुस्लिम या गैर इस्लाम, जो भी बोले, गैर मुस्लिम शासन या गैर इस्लाम शासन वाला क्षेत्र या देश, उसको बोला जाता है दार उल हर्ब। ये टर्म जो है आप लोग ध्यान में रखेंगे। तो बहावी आंदोलन का जो है मुख्य उद्देश्य दारुल इस्लाम का स्थापना, दैट मीन्स इस्लाम का शासन की स्थापना करना था। जब सैयद अहमद पहली बार पटना आए तो उन्होंने मोहम्मद हुसैन को अपना प्रतिनिधि जो है पटना में नियुक्त किया। तो आपको ये जो है पूछा गया है कि बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र भारत में या बिहार में कहाँ था, कौन सा क्षेत्र, पटना था, ये प्रश्न पूछा गया है। अब आगे संभावना है कि आपको पूछ ले पहली बार जो है ये बहावी आंदोलन का जो है प्रतिनिधि बिहार में किसको नियुक्त किया गया था, तो मोहम्मद हुसैन को नियुक्त किया गया था। 1821 में उसने मोहम्मद हुसैन, विलायत अली, फरहत हुसैन, इनायत अली को खलीफा नियुक्त किया गया। यह आंदोलन सऊदी अरब के अब्दुल वहाब एवं दिल्ली के शाह वाली उल्लाह की शिक्षाओं से प्रेरित था। हाजी शरीयतुल्लाह बहावी आंदोलन के प्रमुख नेता थे, ये भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। पटना
1828 से 1868 तक इसका मुख्य केंद्र था बहावी आंदोलन का। ये डेट भी आप लोग ईस्वी भी याद रखेंगे। आंदोलन 1863 में पटना में समाप्त हो गया जब अंग्रेजों ने इसके कई नेताओं को कैद कर लिया, जिससे इस आंदोलन को चलाने के लिए धन प्राप्त हो सकता था। अब हम लोग देखते हैं कोल विद्रोह। कोल विद्रोह जो है 1831-32 में अपनी भूमि पर ब्रिटिश शासन के विस्तार और सिख एवं मुस्लिम किसानों के जैसे बाहरी लोगों और उनकी भूमि के हस्तांतरण के खिलाफ छोटा नागपुर में बुद्धू भगत द्वारा कोल विद्रोह का नेतृत्व किया गया था। तो आपको ये याद रखना है कि कोल विद्रोह 1831-32 में प्रारंभ किया गया था और किसके नेतृत्व में? बुद्धू भगत के नेतृत्व में जो है ये किया गया था। आंदोलन बड़े पैमाने पर रांची, सिंहभूम, हजारीबाग, पलामू, मानभूमि के पश्चिमी हिस्सों में चलाया गया था। इस बड़े पैमाने पर सैन्य अभियानों के बाद इस विद्रोह को दबा दिया गया अंग्रेजों द्वारा और दक्षिण पूर्वी सीमांत एजेंसी नामक एक नए प्रांत की जो है गठन भी किया गया कोल विद्रोह के बाद। ये भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। अगला विद्रोह है भूमिज विद्रोह। भूमिज विद्रोह जो है का नेतृत्व 1832-33 में सिंहभूम तथा बीरभूम में गंगा नारायण ने किया था। तो भूमिज विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? गंगा नारायण। और 1832-33 में इस तरह का प्रश्न जो है बार बार पूछा गया। जब आप क्वेश्चन बैंक बनाएंगे या हम जो है हो सकता है कल या परसों जो है आपको नया जो क्वेश्चन बैंक सिर्फ बिहार से संबंधित है उस क्वेश्चन को करवाएंगे तो उसमें इस तरह के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। तो उसको जरूर आप लोग कल या परसों के वीडियो अटेंड कीजिएगा और आज तो महत्वपूर्ण है ही। चलिए आगे भूमिज विद्रोह के अंतर्गत देखें कि विद्रोह का कारण अंग्रेजों द्वारा भू राजस्व में वृद्धि, राजा, वीरभूम, मुंसिफ, इंस्पेक्टर और जमींदारों द्वारा आदिवासियों का शोषण था। ये कारण भी आप लोग ध्यान में रखेंगे क्योंकि इस तरह का ऑप्शन आपको दे दिया जाएगा कि कारण और उसके बाद जो है आपको 1-2 करके कौन सा सही है ये चुनने के लिए दिया जा सकता है। आगे देखते हैं इसी में 26 अप्रैल 1832 को जब बीरभूम के दीवान की हत्या कर दी गई उस समय जो है इसकी शुरुआत हुई थी। गंगा नारायण सिंह ने सक्षम नेतृत्व प्रदान कर ठाकुर चेतन सिंह द्वारा 7 फरवरी 1833 को एक लड़ाई में वे मारे गए और इस तरह जो है भूमिज विद्रोह समाप्त हो गया। आगे देखते हैं हम लोग संथाल विद्रोह। संथाल विद्रोह जो है ये 1855-56 में सिद्धू और कान्हू ने जमींदारों तथा साहूकारों के अत्याचारों के खिलाफ यह विद्रोह किया। 1855-56 इसमें एक प्रश्न जो है हम पहले भी बता चुके हैं कि एक प्रश्न पूछा गया था कौन सा विद्रोह जो है 1857 की क्रांति के ठीक पहले हुआ था। तो ये संथाल विद्रोह था क्योंकि ये 1855-56 में प्रारंभ हुआ था। राजमहल पहाड़ी के संथालों ने राजस्व अधिकारियों, पुलिस, सूदखोरों, जमींदारों आदि के दमन के खिलाफ जो है विद्रोह कर दिया था। संथालों ने कंपनी के शासन के अंत की घोषणा की और 1854 में खुद को स्वतंत्र घोषित कर लिया। संथाल विद्रोह की कारण की बात करें तो संथाल विद्रोह के कारण जो है जमींदारी प्रणाली थी जो कि ब्रिटिश कंपनियों द्वारा 1793 ईस्वी में अस्थाई बंदोबस्त की शुरुआत की गई थी और यही अस्थाई बंदोबस्त जो है बाद में जमींदारी प्रणाली में ट्रांसफर हो गया और जमींदार जो है अब बिचौलियों के माध्यम से जो है कर वसूल करता था और इससे संथाल को जो है बहुत सारे जमीनें उस जमींदारी के अंतर्गत आ गए थे, इसलिए इसने विद्रोह कर दिया। उसके बाद हम लोग देखते हैं भूमि स्वामित्व का नुकसान। अब जमींदारों और साहूकारों ब्रिटिश पुलिस की मदद से संथालों को बार बार आक्रामक तरीके से जमीन से बेदखल कर रहे थे, इसलिए भी इन्होंने विद्रोह किया। सामाजिक और राजनीतिक कारण भी थे।
सामाजिक और राजनीतिक कारण के अंतर्गत जो है अंग्रेजों के आगमन के साथ क्या हुआ कि पारंपरिक मांझी प्रणाली और संथाल की पराहा पंचायत प्रणाली नष्ट कर दी गई। तो ये इसका सामाजिक और आर्थिक कारण था। तो आपको ये जानना है कि ये पारंपरिक मांझी प्रणाली क्या थी। तो संथाल समाज में जो है पारंपरिक स्वशासन व्यवस्था को मांझी प्रणाली कहा जाता था। पारंपरिक स्वशासन प्रणाली को मांझी प्रणाली कहा जाता था। इसको आप ऐसे समझाएं कि जिस तरह आज पंचायती राज व्यवस्था है, उसी तरह जो है संथालों के बीच एक मांझी प्रणाली थी जो कि सेल्फ गवर्नेंस थी। वो स्वयं को जो है संचालित करते थे। उसमें जो है तीन स्तरों पर कार्य होता था। ग्राम, परगना, क्षेत्र। ग्राम, परगना और क्षेत्र, इस 3 लेवल पर जो है ये लोग स्वशासन करते थे। इस स्वशासन प्रणाली को या इस मांझी प्रणाली को जो है अंग्रेजों द्वारा समाप्त कर दिया गया, इसलिए भी संथालों ने विद्रोह किया। वहीं पर पराहा पंचायत प्रणाली ये भी संथालों में जो है मौजूद थी। पराहा पंचायत प्रणाली के अंतर्गत जो है 2 स्तर से शासन व्यवस्था थी और उस व्यवस्था को भी ब्रिटिश द्वारा नष्ट करके वहां पर ब्रिटिश नियम और विनियम को अत्यधिक प्रभावित किया गया या थोपा गया, इसलिए जो है संथालों ने विद्रोह कर दिया। तो ये दोनों प्रणाली क्या है, इसके बारे में हालांकि डिटेल्स में जब आप कभी झारखंड का एग्जाम देंगे तो झारखंड के एग्जाम में इस तरह के प्रश्न जो है ज्यादा पूछे जाते हैं। यहाँ पर सिर्फ आप ये जान लें कि ये दोनों प्रणाली क्या है। आगे है तत्कालिक कारण। तत्कालिक कारण के अंतर्गत जून 1855 के महीने में चोरों की एक छोटी सी घटना के लिए स्थानीय पुलिस द्वारा संथाल लोगों को गिरफ्तार किया गया और बेरहमी से पीटा गया और इसी की परिणति जो है ये विद्रोह हुआ। और इस विद्रोह का जो है आगे चलकर दमन कर दिया गया। जमींदारों और जितने साहूकार थे उन लोगों की भूमिका जो है इसमें थी, दमन में भी। इसमें एक कारण जो है अगर बात करें तो एक कारण और था धार्मिक कारण। धार्मिक कारण के अंतर्गत ये था कि 1813 के चार्टर एक्ट ने ईसाई मिशनरियों को भारत में ईसाई धर्म के प्रचार की अनुमति दी। ये फैक्ट्स जो है आप जब राष्ट्रीय स्तर के जो है इंडियन हिस्ट्री पढ़ेंगे तो उसमें भी ये पूछा भी गया है उत्तर प्रदेश के एग्जाम में कि ब्रिटिश ने ईसाई मिशनरियों को किस एक्ट के तहत ईसाई धर्म के प्रचार की अनुमति दी। तो ये 1813 के चार्टर एक्ट है और 1813 के चार्टर एक्ट में जब ये व्यवस्था की गई तो क्या किया गया कि जितने भी जनजातीय थे उसके धार्मिक मान्यताओं पर जो है खतरा उत्पन्न हो गया और ईसाई जो है जनजातियों को बहला फुसलाकर जो है उसका मतांतरण करवाने लगे, इसलिए भी संथालों ने विद्रोह किया। और इस विद्रोह का जो है व्यापक सैन्य अभियान के बाद 1855 में सिद्धू की मृत्यु हो जाती है। कान्हू को 1866 में गिरफ्तार कर लिया गया और यह आंदोलन धीरे धीरे जो है समाप्त हो गया। एसेल ईडेन ने इसे पहले जिले कलेक्टर बनाया गया। अब होता क्या है कि 1857 की क्रांति के बाद संथाल परगना जो है एक जिला का निर्माण किया गया और एसेल ईडेन इस जिले का जो है पहला जिलाधिकारी दैट मींस कलेक्टर बनाया गया। ये भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। अगला है लोटा विद्रोह। लोटा विद्रोह की शुरुआत 1856 में ब्रिटिश सरकार द्वारा पीतल के बर्तन लोटा वापस लेने और जेल में मिट्टी के बर्तन पेश करने के फैसले के खिलाफ जो है ये आंदोलन हुआ। यह आंदोलन जो है आरा और मुजफ्फरपुर जेल के कैदियों ने इस आंदोलन की शुरुआत की। आप लोग ध्यान में रखेंगे कि ज्यादातर बुक में आपको मुजफ्फरपुर जिला मिलेगा, लेकिन आरे जिले के जेल में भी आंदोलन किया गया। इस कैदियों
इससे कैदियों की धार्मिक भावनाओं पर आघात हुआ, क्योंकि पीतल धार्मिक संवेदनाओं से जुड़ा हुआ था। और साथ ही साथ जो है क्या होता था कि उस लोटे को पुनः यूज कर सकता था कैदी, जबकि मिट्टी के बर्तन को पुनः यूज नहीं किया जा सकता था। इस विचारधारा से भी यह विद्रोह जो है बढ़ा। पुनः जो है ब्रिटिश सरकार ने इस आदेश को वापस ले लिया और पुनः मिट्टी के बर्तन की जगह पीतल के बर्तन का उपयोग किया जाने लगा, और जो है ये विद्रोह धीरे धीरे समाप्त हो गया। एक विद्रोह सरदारी विद्रोह, जिसके बारे में कि हम नहीं उस समय बताए थे, वो है कि सरदारी विद्रोह 1858 में कृषक आंदोलन के रूप में शुरू हुआ था, और कृषि में बेगारी व्यवस्था में समाप्त करने के लिए ईसाई आदिवासी किसानों ने दमनकारी जमींदारों के खिलाफ यह आंदोलन शुरू किया था। इस आंदोलन का उद्देश्य कृषि पद्धतियों में भूमि सुधार करना था। सरदारी आंदोलन, और सरदारी आंदोलन जो है ये बिहार और झारखंड के क्षेत्र में किया गया था, ये भी ध्यान में रखेंगे। अगला विद्रोह है मुंडा विद्रोह। मुंडा विद्रोह जो है ये 1865 में वन अधिनियम ने ब्रिटिश सरकारों को पेड़ या झाखड़ में आच्छादित किसी भी भूमि को सरकारी वन घोषित करने और अपनी पसंद की शर्तों के तहत इसे प्रतिबंध करने के लिए एक नियम बनाया गया था। और इसी नियम के तहत जो है क्या हुआ कि झारखंड और बिहार के जो है विभिन्न क्षेत्रों को एक वन क्षेत्र घोषित कर दिया गया था। और इसी कारण ठीक है मुंडाओं को जो है बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा था, और ये विद्रोह एक कारण बनता है मुंडा विद्रोह का। अब देखते हैं हम लोग मुंडा विद्रोह के अन्य कारण क्या हैं। आर्थिक कारण के अंतर्गत खूंटकुटी प्रणाली था। खूंटकुटी प्रणाली क्या था, ये आप लोग अभी ही याद कर लेंगे। ये समांतर भूमि जोत की एक प्रणाली थी, जिसमें मुंडा जनजातियों के प्रत्येक सदस्य का जनजाति के सभी भूमि पर हिस्सा और समान अधिकार था। लेकिन जो अभी व्यवस्था लाई गई थी, उस व्यवस्था के द्वारा जो है अब मुंडा इस प्रणाली को नहीं कर पा रहे थे, इसलिए इन्होंने विद्रोह कर दिया। उसके बाद धार्मिक कारण आता है, जैसा कि हम पहले भी बता चुके हैं संताल विद्रोह की 1813 के चार्टर एक्ट अधिनियम ने ईसाई मिशनरियों को भारत में अपने एजेंटों को प्रचार करने का जो अनुमति दे दिया था, जिससे आदिवासी मान्यताएं जो है आहत हो रही थी, इसलिए इसने विद्रोह किया। उसके बाद राजनीतिक कारण के अंतर्गत जो है क्या था कि मुंडा समुदाय नागरिक और आपराधिक मामलों में सामूहिक निर्णय लेने की पारंपरिक प्रणाली के साथ आदिवासी समुदाय पुलिस शक्तियों को ब्रिटिश सरकार ने अपने कब्जे में ले लिया था। होता क्या था कि जो मुंडे जनजाति थे, वो जो है सामूहिक निर्णय के माध्यम से जो है नागरिक और आपराधिक मामलों को सुलझाता था। लेकिन अब क्या करने लगा, ब्रिटिश पुलिस के माध्यम से जो है सुलझाने लगा। अतः क्या हुआ, उस ढांचे पर जो है जो सामूहिक निर्णय का ढांचा था मुंडाओं को, उस पर आघात हुआ और उसने जो है विद्रोह कर दिया। ये विद्रोह जो है बिरसा मुंडा के अधीन किया गया। बिरसा मुंडा ने ब्रिटिश शासन और उनके अस्थायी एजेंटों, मुख्य रूप से साहूकार और के खिलाफ आवाज उठाई, और बिरसा मुंडा के नेतृत्व में मुंडा आंदोलन एक कृषक और राजनीतिक सामग्री के साथ एक धार्मिक आंदोलन या विद्रोह के रूप में जो है यह आंदोलन हुआ। और इसी धार्मिक आंदोलन को उलगुलान विद्रोह भी बोला जाता है, उलगुलान आंदोलन भी बोला जाता है, कहीं कहीं आपको उलगुलान के रूप में सुनने को मिलेगा। आंदोलन का उद्देश्य ठेकेदारों, जागीरदारों, राजाओं और हकीमों की हत्या करके भूमि में मुंडा शासन स्थापित करना था। बिरसा ने 6000 मुंडाओं की एक बड़ी सेना इकट्ठा की, जिससे ब्रिटिश सेनाओं ने बुरी तरह दबा दिया। 3 फरवरी 1900 को बिरसा को पकड़ लिया गया और जेल भेज दिया गया। 9 जून 1900 को हैजा के कारण उनकी मृत्यु हो गई। ये भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। आगे देखते हैं इस आंदोलन के परिणाम
स्वरूप नए भूमि अधिकार बनाए गए। काश्तकारी अधिनियम के तहत पहली बार मुंडारी खूंटी कट्टी व्यवस्था लागू की गई मुंडा विद्रोह के बाद। ये स्टेटमेंट में जो है आपको पूछा जा सकता है। 11 नवंबर 1908 को छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम पारित हुआ इसी मुंडा विद्रोह के कारण। आगे देखते हैं हम लोग, ये है सफा होद आंदोलन जो कि 1870 में हुआ था। इस आंदोलन में का अर्थ होता है सिंह बोगा के प्रति समर्पण। इसे खेरवार आंदोलन भी कहा जाता है, सफा होद आंदोलन को। यह आंदोलन भागीरथ मांझी द्वारा 1868 में शुरू किया गया था। इसका नेतृत्व संथालों ने किया और एक ईश्वर की अवधारणा को लोकप्रिय बनाया। और ये भी आप लोग याद रखें कि सिंह बोगा का कंसेप्ट ही है एक ईश्वर की अवधारणा। भागीरथ ने खुद को संथालों का राजा घोषित किया और एक अलग संथाल राज्य की मांग की। इसका उद्देश्य दृष्ट बोंगा की बलि को रोकना तथा सामाजिक सुधार करना भी था। ये भी याद रखेंगे। अगला है ताना भगत आंदोलन। ताना भगत आंदोलन 1914 में उराव जनजाति ने ताना भगत आंदोलन शुरू किया। ताना भगत आंदोलन एक धार्मिक आंदोलन है जिसे बिरसा आंदोलन का विस्तार ही माना जा सकता है या जाता है। जतरा भगत और तूरिया भगत इस आंदोलन के प्रमुख नेता थे। जतरा भगत और तूरिया भगत, ये आप लोग पूछा भी गया है एग्जामों में कि ताना भगत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, तो जतरा भगत ने किया था। और यहाँ पर आप एक नया नाम तूरिया भगत भी देख सकते हैं, तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है। अन्य नेताओं में बलराम भगत, भिखू भगत, शिबू भगत आदि भी शामिल था। ताना भगत आंदोलन की विशेषता इसकी विचारधारा में बड़े पैमाने पर हिंदू प्रथा को शामिल करना था। आंदोलन के आदिवासी नेताओं ने विदेशी शोषकों, जमींदारों और ठेकेदारों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। इस आंदोलन ने अंग्रेजों द्वारा लगाए गए करों का भी विरोध किया। इस आंदोलन में अहिंसा को हथियार के रूप में स्वीकार किया गया। आगे देखते हैं हम लोग, ये सारे के सारे आंदोलन थे जो कि बिहार से संबंधित थे। जनजातीय आंदोलन यहाँ पर जो एक डायग्राम की मदद से समझाया भी गया है, तो आप लोग इसको ध्यान में रखेंगे जो कि बिहार से संबंधित है। जनजातीय विद्रोह, चेरो विद्रोह, सरदारी विद्रोह, तमार विद्रोह, सन्यासी विद्रोह, लोटा विद्रोह, नोनिया विद्रोह, संथाल विद्रोह, भूमिज विद्रोह, बहावी आंदोलन, ताना भगत, कोल और मुंडा हो, ये सब विद्रोह जो है जो कि इम्पोर्टेंट है, आप लोगों को ध्यान में रखना है। तो आज यहीं पर रखते हैं। करंट अफेयर्स जो है किसी दिन हो सकता है आपको 1-2 दिन में जो है सारा करंट अफेयर्स, खास करके मुख्य करंट अफेयर्स आपको बता दें, तो लंबा वीडियो हो जाएगा, तो यहीं तक रखते हैं आप लोग। लेकिन इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए क्योंकि ये इम्पोर्टेंट चैप्टर है। और हम आपको बिहार स्पेशल का क्वेश्चन बैंक भी जो नया आया है उसको हम आप लोगों को कराएंगे, बताएंगे। तो आप लोग जो है वीडियो को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, शेयर कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जो भी दबा लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।